तो चैप्टर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो है काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन यानी किस टाइप के ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज मार्केट में होते हैं। वी में अंडरटेक सेवरल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटी मार्केट रेंजिंग फ्रॉम इमीडिएट सेटलमेंट टू डिस्टेंट सेटलमेंट। ट्रांजेक्शन ऑल्सो वेरी बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन इन द स्टॉक मार्केट और आउटसाइड द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं और कुछ ओटीसी में भी होते हैं उसको देखेंगे अपन। तो पहला होता है कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रेड। कैश ट्रेड आर ट्रेड वेयर सेटलमेंट ऑक्योर ऑन द सेम ट्रेडिंग डेट टी प्लस जीरो, वेयर जीरो डिफाइन द गैप इन द डे बिटवीन ट्रेड डेट एंड सेटलमेंट। यानी कि कैश ट्रेड का जो सेटलमेंट है सेम डे में होता है। कैश ट्रेड ये याद रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। कैश ट्रेड इन फाइनेंशियल मार्केट आर अनयूजुअल आर मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल बिटवीन 2 to 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेड through Indian Stock Exchange have gradually started moving to the all stock into T+1 settlement cycle. We see cash transaction in our normal day to day life all the time when we buy grocery, vegetable and fruits. ठीक है। तो कैश ट्रांजेक्शन जो भी अपन सामान खरीदते हैं उसको कैश में ही करते हैं। पेमेंट एंड डिलीवरी सेम डे होता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में T+1 days। ठीक है, T+1 days में। ठीक है, कई बार 2 to 3 days भी लगता है। अगर अपन छोटे स्मॉल स्टॉक्स खरीदते हैं उसमें 2 days भी लगता है, 3 days भी लगता है, लेकिन अभी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है उसमें T+1 days पे होता है। टर्म ट्रेड क्या होता है? टुमारो आर ट्रेड वेयर सेटलमेंट पेमेंट एंड डिलीवरी ऑक्योर ऑन द डे नेक्स्ट टू द ट्रेडिंग। यानी आज अपन ने ट्रेड किया, उसके नेक्स्ट डे उसका सेटलमेंट होगा। T+1 days वेयर वन डिफाइन द गैप इन द डे बिटवीन ट्रेड एंड सेटलमेंट डेज। ठीक है, उसको टर्म ट्रेड कहते हैं। सम ऑफ ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज सेटल ऑन T+1 days। तो कुछ जो फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन होते हैं वो T+ date which is normally to be market in India offer spot trade. Forex market globally by default offer spot transaction in the foreign exchange। तो ये स्पॉट ट्रेड हो गए। ये 3 टाइप के ट्रेड्स हैं, इसको भी अच्छे से एक बार रीड करिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो प्लीज यू कैन आस्क मी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस आता है। कैश ट्रेड, टर्म ट्रेड, स्पॉट ट्रेड, किसी में से भी एक भी आ सकता है। ठीक है, और इस एग्जाम में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। 59 58 में काटा अटक जाता है बहुत बार। ठीक है, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी टू बाय और सेल a underlying asset at certain future date of a particular price that decided on the date of contract। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टी के बीच में बाय और सेल करने के लिए फ्यूचर डेट में, कभी भी फ्यूचर में अपन उसको सेटल करेंगे। ठीक है, या बाय करेंगे या सेल करेंगे ऑन पर्टिकुलर प्राइस, उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे आज अपन मिले, दो पार्टीज मिली, एक पार्टी और दूसरी पार्टी दोनों ने मिलके नेक्स्ट मंथ 25 दिसंबर का डेट या 26 दिसंबर का डेट अपन ने सेटल किया कि आज जो अपन ने प्राइस डिसाइड किया है उस प्राइस पे अपन इस चीज को खरीदेंगे। और एक सामने वाला क्या बोला कि हाँ मैं उसको आपको इस रेट पे सेल कर दूंगा, उसको फॉरवर्ड। ठीक है, बोथ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आर कमिटेड एंड ऑब्लिक टू ऑनर द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, सिंस फॉरवर्ड आर निगोशिएटेड बिटवीन द टू पार्टीज। तो फॉरवर्ड क्या होता है? दो पार्टी के बीच में निगोशिएशन होता है, तो उनके टर्म एंड कंडीशन कस्टमाइज होते हैं, यानी कि दोनों पार्टी जो भी सहमत है वैसा वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देज आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, फार्मर एग्री टू सेल हिज प्रोड्यूस ऑफ वेट टू अ मिलर। एक फार्मर है, उसने अपने वेट्स जो उसने एग्रीकल्चर किया है, गेहूं उगाया है, वेट उसको 6 महीने के बाद मिलर को सेल करने के लिए वो रेडी है। लेकिन 6 महीने बाद जब उसका क्रॉप जो कि एग्रीकल्चर क्रॉप है वो तैयार हो जाए, ठीक है, तो आज वो दोनों पार्टी मिलके डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं 6 महीने बाद आपको इस रेट पे सेल करूंगा।
दिस इज ओटीसी एग्जीक्यूटेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी सेटल इन कैश और रिजल्ट इन एक्चुअल डिलीवरी। या तो कैश में सेटल होगा या एक्चुअल डिलीवरी के बाद सेटल होता है। द टर्म सच एज क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ वेट, द प्राइस एंड पेमेंट, reference benchmark in the cash settlement are decided by counterparty at the time of entering contract। तो कौन डिसाइड करता है? टर्म एंड कंडीशन दोनों पार्टीज मिलके डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि कोई भी एक पार्टी हो सकता है कि वो फेल हो जाए अपने कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि मैंने आपसे वादा किया मैं बाय करूंगा, नहीं किया मैंने बाय, या एक किसान ने आपसे वादा किया कि वो सेल करेगा 6 महीने बाद लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो वो काउंटर पार्टी रिस्क होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम जो कमोडिटीज होती है ना हमारे देश में, उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट से अभी भी चला आ रहा है, लेकिन उसमें रिस्क होता है। ठीक है, यहां तक कुछ समझ में ना आया हो प्लीज आस्क मी। फिर होता है फ्यूचर। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर क्या होता है? जो अपने एक्सचेंज है एमसीएक्स, एनएससी, बीएससी, वो जो ट्रेड करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, उसको फ्यूचर बोलते हैं। दे आर स्टैंडर्ड एज टू द मार्केट लॉट्स। पहला उनका लॉट मार्केट डिसाइड करता है, क्वालिटी मार्केट डिसाइड करता है, टर्म एंड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी डेट, कैश सेटलमेंट और फिजिकल, as this contract are traded settle on stock exchange and clearing corporation provide settlement guarantee on them। ठीक है, तो फ्यूचर की गारंटी कौन लेता है? क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, और सेटलमेंट की भी गारंटी देता है, लॉट साइज भी गारंटी होता है। तो फ्यूचर क्या है? फॉरवर्ड का एक स्टैंडर्ड वर्जन है। ठीक है, जैसे वेट फ्यूचर ट्रेडेड ऑन एमसीएक्स ऑफ इंडिया हैज फॉलोइंग: ट्रेडिंग यूनिट 10 मीट्रिक टन एमटी, मिनिमम ऑर्डर साइज 500 MT, मैक्सिमम पोजीशन पर इंडिविजुअल 5000 MT, क्वालिटी स्टैंडर्ड मिल क्वालिटी एस स्पेसिफाइड बाय एक्सचेंज, कॉन्ट्रैक्ट 21st ऑफ द मंथ, डिलीवरी फिजिकल डिलीवरी ओनली। तो डिलीवरी लेना है तो फिजिकल ही डिलीवर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेसिफाई, तो इसको फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है, डिलीवरी डेट 20 ऑफ द मंथ, डिलीवरी सेंटर एक्सचेंज अप्रूव वेयर हाउस। तो डिलीवरी कहां पे होगी? उनके वेयर हाउस पे होगी जहां एक्सचेंज ने अप्रूवल दिया है कि हाँ ये स्टैंडर्ड का वेयर हाउस है। फिर होता है ऑप्शन। ऑप्शन ये भी एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर a stated date at stated price, the buyer और होल्डर ऑफ ऑप्शन पे द प्रीमियम। तो ऑप्शन का जो बायर होता है वो क्या करता है? प्रीमियम पे करता है और राइट को बाय करता है। और ऑप्शन के प्रीमियम को सेल कौन करता है? सेलर उसको सेल करता है। ठीक है, तो उसको राइटर बोलते हैं अपन, है ना। लेकिन हमारे ऑप्शन बायर के पास ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि उसको आपको डिलीवरी लेनी है, कि आपको एक्सरसाइज करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन सेलर के पास वो ऑब्लिगेशन होता है कि उसको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। ठीक है, अगर बायर एक्सरसाइज अपना राइट करता है तो सेलर को वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करना होता है। तो ये ऑप्शन बोलते हैं इसको। तो दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, आप जानते हैं। कॉल होता है, call give the buyer the right but not the obligation to buy a given quantity of underlying asset at given price on before given a future date। put का भी सेम है, put give the buyer the right but not the obligation to sell a given quantity of the underlying asset at a given price or before a given date। ठीक है, ऑप्शन कैन बी ट्रांजेक्टेड बोथ इन ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड। तो ऑप्शन दोनों दोनों जगह ट्रेड होता है, ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में भी, सॉरी। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिया है कि अरविंद अरविंद ने कॉल बाय किया निफ्टी 50 इंडेक्स का फ्रॉम सलीम टू बाय द निफ्टी 50 एट वैल्यू ऑफ 11,000, यानी 11,000 उस समय निफ्टी चल रहा होगा, एक एग्जांपल है। 3 मंथ फ्रॉम टूडे। ठीक है, उन्होंने निफ्टी 50 का ऑप्शन बाय किया, कॉल ऑप्शन, 3 महीने के आगे के डेट का। जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो उन्होंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाय किया 100 रुपीज में।
तो इसका क्या मतलब है, अरविंद बाय अ कॉल ऑप्शन, यानी अरविंद हुआ बायर और सलीम ने उसको सेल किया, तो सलीम इज सेलर और राइटर ऑफ द कॉल ऑप्शन। देखिए यहां पे एग्जांपल दिया है, लेकिन अगर अपन आज के डेट में ट्रेड करते तो अपने को समझ में नहीं आता है, हमको पता रहता है कि अपन बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला कौन है ये अपने को नहीं पता होता। द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू टुडे बट विल कंप्लीट 3 months लेटर ऑन द सेटलमेंट डेट। ठीक है, 11,000 इज द प्राइस अरविंद इज विलिंग टू पे फॉर निफ्टी, 11,000 के स्ट्राइक प्राइस का उन्होंने लिया है, तो 11,000 क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 11,000, 11,100, 11,200, 300, 400 जो होते हैं ना, पूरी चेन होती है, उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अरविंद मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू बाय निफ्टी एट 11,000 ऑन द सेटलमेंट। सेटलमेंट के दिन अरविंद चाहे तो बाय कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर सलीम इज अंडर ऑब्लिगेशन टू सेल निफ्टी एट 11,000, अरविंद पे सलीम ₹100 द अपफ्रंट, उसको क्या बोलेंगे, जो ₹100 है वो ऑप्शन का प्रीमियम हुआ। ठीक है, ऑन सेटलमेंट डे निफ्टी 50 जो है 11,200 चला गया, तो अरविंद का जो कॉल उसने खरीदा था वो इन द मनी हो गया। ठीक है, तो ही कैन बाय द निफ्टी एट 11,000 बाई एक्सरसाइजिंग हिज ऑप्शन। तो सलीम कितना अर्न किया, ₹100। ठीक है, but losses ultimately he sell nifty at 11 to meet his obligation when market price is 11,200. On the other end, on the settlement date, nifty 50 10,800 चला गया, तो अरविंद ऑप्शन विल बी आउट ऑफ द मनी, तो एक्सपायरी उसकी वर्थलेस हुई, तो वो तो उसको बाय नहीं करेगा। ठीक है, वो अपने एक्सरसाइज को फुलफिल नहीं करेगा, तो सलीम के पॉकेट में तब भी ₹100 हुआ, एज अ ही कलेक्ट अ प्रीमियम, तो वो सलीम के लिए प्रॉफिट हुआ 100 और अरविंद के लिए जो लॉस हुआ वो हुआ ₹100। ठीक है, ये कॉल एंड पुट के बायर और सेलर की ये कहानी है। ठीक है, स्वैप्स क्या होता है, स्वैप्स क्या होता है पता है, कि मार्केट में ₹100 शेयर चल रहा है। ठीक है, ₹100 का शेयर चल रहा है, अगर मैं उसको मार्केट में सेल करना चाहूं तो हो सकता है कि वो और कम हो जाए, या बाय करना चाहूं तो कम हो जाए, तो क्या करते हैं, स्वैप इज द फाइनेंशियल मार्केट इज द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी एक्सचेंज में कैश फ्लो इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फॉर्मूला। स्वैप ऑल्सो मार्केट पार्टिसिपेट मैनेज रिस्क एसोसिएट विथ वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट एंड कमोडिटीज प्राइस। तो ₹100 में मैंने सामने वाले को बस एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल दिया है बॉन्ड का, ऑन अ बोरोइंग बोरोवर हैज टू पे क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट विच इज डेफिनेटली एज द ट्रेजरी बिल रेट ऑन डेट प्लस अ स्प्रेड। दिस फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पेमेंट that actual obligation of borrower will depend on one treasury bill would be on the date of each settlement of interest obligation। ठीक है, तो however prefer to pay a fixed rate of interest। ठीक है, तो यहां पे borrower ने पहले से इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लिया है कि मैं उतना ही दूंगा, अब चाहे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे उसको फर्क नहीं पड़ता ट्रेजरी बिल में। ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम्पल। ही कैन यूज इंटरेस्ट रेट स्वैप, तो ये इंटरेस्ट रेट का स्वैप हुआ ना, टू गेट इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट, पे अ फिक्स रेट टू द स्वैप डीलर एवरी क्वार्टरली, तो जिस डीलर से अपन ने डील किया तो उसको फिक्स रेट अपन को पेड करना है। रिसीव टी बिल प्लस स्प्रेड फ्रॉम स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर। ठीक है, द स्वैप इज द कॉन्ट्रैक्ट is that one party pay a fixed rate to the other and receive a floating rate in the return। ठीक है, अपन ने तो फिक्स पेड कर दिया, लेकिन जो फ्लोटिंग रेट है ऊपर नीचे किया उसमें जो फायदा हुआ वो अपना। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ विन इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड इज एग्री अपॉन बिटवीन काउंटर पार्टीज, ओनली द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस अमाउंट इज एक्सचेंज ऑन द ईच सेटलमेंट डेट बिटवीन काउंटर पार्टीज। ठीक है, the borrower will use the floating rate that he has received from the swap market and pay the floating rate due to his borrowing।
ठीक है, These 2 lakhs are thus cancelled. His net obligation is the payment of fixed interest rate to the swap dealer. यानी कि अपन ने फिक्स कर लिया है तो अपने को भी कम देना पड़ेगा। जैसे अपन लोन लिए और उसमें फिक्स कर लिए कि अपने को 4% ही देना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे जितना भी ऊपर चला जाए तो अपने को 4% देना होगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट का एक स्वैप का एक एग्जाम्पल मैं आप बता रहा हूं अपने तरीके से। मार्केट में क्या क्या चीजें होती है? पहला होता है मार्केट, जिसमें अपन ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन is a act of purchase or sell of asset on expecting of gain from change in the price of asset over a short period time। तो ट्रेडिंग या स्पेक्यूलेटिंग क्या करते हैं अपन? अपने को ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है शॉर्ट टाइम्स में, तो अपन क्या करते हैं? बाय करते हैं। और अपने को लगता है कि कोई भी स्टॉक नीचे जाने वाला है तो अपन क्या करते हैं? सेल करते हैं। ठीक है, तो जो गैप होता है, जितना भी अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है तो जो जो भी ऊपर गया या नीचे गया तो जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। और हमसे उल्टे उल्टी दिशा में गया तो वो अपना लॉस होता है। ट्रेडर और स्पेकुलेटर सीक टू बेनिफिट फ्रॉम एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन द प्राइस, देयर एक्शन इंक्रीज। तो ट्रेडर का क्या काम होता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है ट्रेडर का लिक्विडिटी। ट्रेडर ही मार्केट को करता है। ठीक है, कोई इन्वेस्टर डेली मार्केट में लिक्विडिटी नहीं ला सकता। वो एक बार उसने खरीद लिया तो वो चुपचाप बैठ गया। लेकिन ट्रेडर जो डेली ट्रेड करते हैं वही लिक्विडिटी लाते हैं मार्केट। ट्रेडर और स्पेकुलेटर टिपिकली लेवरेज देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी विद बोरो फंड विच मैग्नीफाई देयर गेन एज वेल एज लॉस। ठीक है, हेजिंग क्या होता है? हेजिंग इज द एक्ट ऑफ टेकिंग पोजीशन इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉस। हमने बहुत बड़ी क्वांटिटी में एचडीएफसी बैंक खरीद लिया, एक एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का अपन ने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीद लिए। अब रात भर नींद नहीं आ रही कि अपने कल क्या होगा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? वहां पे हेज कर अपनी पोजीशन को हेज करते हैं। हेज यानी सुरक्षा। हेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मेनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप और ऑप्शन। तो इंश्योरेंस ले लिए, फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए, स्वैपिंग ऑप्शन खरीद लिए। ऑप्शन में कभी कॉल को सेल कर दिए, पुट को सेल कर दिए, या कॉल या पुट दोनों को बाय करके बैठे हैं। हेज पोजीशन लिमिटेड लॉस एज वेल एज गेन। तो अपन अपनी पोजीशन को जब लिमिट कर देते हैं, हेज कर लेते हैं, तो हमारा लॉस लिमिटेड हो जाता है और गेन भी लिमिटेड हो जाता है। सिंस एप्रिसिएशन इन वन पोजीशन इज स्क्वायर ऑफ बाई डेप्रिसिएशन इन द अदर पोजीशन। तो एक जगह लॉस एक जगह प्रॉफिट। हेजिंग में वही होगा ना। अगर अपन ने बाय किया है और हेज करके रखे हैं, उल्टे दिशा में जाएगा तो हेजिंग से अपने को प्रॉफिट हो जाएगा, और इधर लॉस हो जाएगा तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस लिमिटेड रहता है हेजिंग में। ये बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स करते हैं, ये हेजिंग आज भी करते हैं, डेली करते हैं। अब होता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है कि एनएससी में, एक एग्जांपल बता रहा हूं, एनएससी में रिलायंस का प्राइस चल रहा है 100 रुपया मान लीजिए, और बीएससी में उसका प्राइस चल रहा है 101 रुपया, या 100 रुपया 101 रुपया, तो 1 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? एक मार्केट में बाय करेंगे, दूसरे मार्केट में उसको सेल कर देंगे, या दूसरे मार्केट में सेल करके इस मार्केट में बाय कर लेंगे, तो अपना प्रॉफिट क्या होगा? 1 रुपीज। ये अपॉर्चुनिटी अब नहीं मिलती है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो गए हैं और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब आ गए हैं अच्छे से, तो अब आर्बिट्राज की उम्मीद कम रहती है। लेकिन इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी। आर्बिट्राज इज साइमल्टेनियसली परचेज और सेल ऑफ असेट इन अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम डिस्क्रिपेंसी इन द प्राइस इन टू डिफरेंट मार्केट। तो प्राइस में जो डिफरेंस होता है दो मार्केट के बीच में, ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्बिट्राज। बाइंग अ स्टॉक इन स्पॉट मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेल इन द फ्यूचर मार्केट टू बेनिफिट फ्रॉम प्रिंसिपल डिफरेंस इज अ एग्जांपल ऑफ आर्बिट्राज। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट in a efficient market arbitrage opportunity may exist only for short period and none at all। जो इफिशियंट मार्केट अभी के टाइम में है, इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम और रेयरली ही मिलती है, और बहुत कम समय के लिए ही मिलती है।
The existence of arbitrage opportunity will increase buying in lower price market, leading to a rise in price, and increase selling in the higher price market, leading to fall in the price, ultimately result in closing the gap and eliminate the arbitrage opportunity between two market. ठीक है, जहां पे प्राइस कम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और जहां पे प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है वो बराबरी में आ जाएगा, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, तो इसको आर्बिट्राज बोलते हैं। फिर होता है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। प्लेजिंग इज अ एक्ट ऑफ टेकिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी बाय द इन्वेस्टर्स। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपने शेयर्स को गिरवी रख लेते हैं, प्लेज करते हैं, और उसके अगेंस्ट लोन लेते हैं। तो इन्वेस्टर क्या कहलाया, प्लेजर, प्लेजर हुए। ठीक है, और जो बैंक या जो एंटाइटी अपने को लोन प्रोवाइड करेगा वो है प्लेजी, इसको भी याद रखिएगा, हम प्लेजर हैं। ठीक है, प्लेजर में चलते हैं अपन, ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा, प्लेजी यानी जो हम अपने को प्लेजर दिया है। Security held in depository account can be placed hypothecated to avail the of loan credit facility when dematerialized security are placed, they remain in the pleasure demat account। अगर डीमेट फॉर्म में है तो हमारे ही अकाउंट में रहेगा, प्लेजर के अकाउंट में रहेगा, लेकिन ब्लॉक हो जाता है वो, सो दैट दे cannot be used for any other transaction। Pledged security can be unpledged once the obligation under pledge are fulfilled। तो जो प्लेज अपन ने किया है उसको अनप्लेज कब कर सकते हैं, जब ऑब्लिगेशन खत्म हो जाए, या अपन ने उधार चुकता कर दिया, अब भैया हमको हटाओ यहां से। ठीक है, फिर होता है डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन। ये बोलने में बहुत इजी है, इसको समझ लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज आस्क मी इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। लेकिन इसको बोलना आसान है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, दोनों में से याद रखिएगा। ठीक है, तो डीमटेरियलाइजेशन मीन्स इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। अपने पास फिजिकल में है, यानी कि पेज है या कोई बॉन्ड, ऐसा कागज के आते हैं ना स्टाम्प वाले, वो, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करने को डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। इन डीमैट फॉर्म जो बोलते हैं ना, वन इन्वेस्टर शेयर आर नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर शेयर, दे शेयर डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्टिव नंबर, फोलियन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर, इसमें कुछ नहीं होता। तो सेबी रेगुलेशन रिक्वायर अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक इशू ऑफ शेयर टू एंटर इन अ एग्रीमेंट विथ ऑल डिपॉजिटरी टू डीमटेरियलाइज इट्स शेयर, so that investor can be given the option of holding the share in डीमैट फॉर्म। ठीक है, तो सेबी के अनुसार जितने भी पब्लिक इशू होते हैं सबको डीमैट फॉर्म में ही इशू करना है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन होता है कि हम अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में रख सकते हैं। रीमैट क्या होता है, इसको याद रखिएगा, यहां से आता है क्वेश्चन, मैंने जब एग्जाम दिया था रीमैट का आया था, रीमैट आया था, रीमैट। Rematerialization is reserve of dematerialization is the process of converting security held in इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इनटू फिजिकल। तो जो डीमेट में इलेक्ट्रिक फॉर्म में, उसको फिजिकल में चेंज किया अपन ने। ठीक है, अपन ने पेज ले लिया, वो कागज के आते थे ना पहले, जाली 10, पहले न्यूज में भी आता था कि इतने जाली शेयर पकड़ा है, ये ऐसा हो रहा है, ये फर्जी हो रहा है, तो वैसी कागज का फिजिकल फॉर्म। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर अगर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भैया डी फिजिकल फॉर्म में दे दो, सिक्योरिटी ऑन रिमटेरियलाइजेशन allotted in physical form with distinctive number in place of security held electronically in book entry from the depositories। तो डिस्टिंक्टिव नंबर पे मिलता है ना, कोई ऐसा नहीं है कि आप जितना बोलो उतना दे दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, रिक्वेस्ट कौन करता है, इन्वेस्टर करता है। ठीक है, तब उसको डिपॉजिटरी से निकाल के दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डीमैट और रीमैट। अब यहाँ कुछ सैंपल क्वेश्चन है। एज पर SCRA ऑल टर्म सिक्योरिटी इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेरिवेटिव, शेयर, स्क्रिप्ट एंड बॉन्ड, ये सब सिक्योरिटीज कहलाते हैं। ठीक है,
Second question, along with SEBI and other regulator under Company Act, RBI also regulate the equity share market. Stated whether true or false. आरबीआई क्या इक्विटी शेयर्स को मार्केट को रेगुलेट करता है? नहीं करता. फॉल्स. वेयर द एंटायर फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इन कन्वर्ट इनटू द इक्विटी. क्या लिखा है यहाँ पे? इंटायर. एंटायर. एंटायर पूरे फेस वैल्यू को अपन कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं? फुल कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. फोर्थ है डिपॉजिटरी रिसिप्ट विच आर इशूड इन इंडिया. कहाँ है? कहाँ इशू हो रहा है? इंडिया में, अपने देश में. लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विथ फॉरेन स्टॉक एज अंडरलाइन. विदेश की कंपनी है, इंडिया में लिस्ट कर रही है डीआर डिपॉजिटरी के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? आईडीआर. वही इंडियन कंपनी हो और वो यूएस मार्केट में अपना शेयर को लिस्ट कर रही है एज अ डीआर. डीआर डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? एडीआर. ठीक है. यहाँ पे अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है.